We have been discussing free electron theory up to date, and we discussed two versions of it. One is classical version, another is quantum version. And we found there are some problems still there in quantum version also. After applying the quantum mechanics, after modifying these assumptions, still we have some issues. Still we are not able to explain why there are some semiconductors, why there are some insulators, why there are some these metallic metals which show conductivity, why they have such a structure, why they don't have another different kind of a structure. So there are a lot of things still we don't have information about after this free electron theory. सो अगेन जैसे हम लोग क्लासिकल से जब क्वांटम में गए थे तो हम लोगों ने ये देखा था कि क्या क्या प्रॉब्लम था, कुछ एजम्पशंस में गड़बड़ था क्या. So similarly, we will be looking back at quantum free electron theory and we'll see what are the assumptions which are not real. So if you look at this last two, so as I have been talking about this in previous class as well, कि इसमें दो में कुछ प्रॉब्लम है. एक तो ये कि जैसे कि अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस आयन is ignored and repulsion between electron is ignored and क्या किया गया कि बोला एक कांस्टेंट पोटेंशियल है इनसाइड. वो पोटेंशियल एक्चुअली कांस्टेंट है नहीं, क्योंकि लैटिस आयन पे डिफरेंट जगह जगह पे क्रिस्टल पे एटम्स बैठे हैं एंड दीज आयंस आर creating a different kind of potential altogether. So we have to understand कि किस तरह का पोटेंशियल है और फिर उस पोटेंशियल को हमको फिर क्वांटम मैकेनिक्स से सॉल्व करना होगा, तब हम और बेटर सॉल्यूशन पे पहुंच पाएंगे. सो लेट अस लुक एट these are the things we have discussed in previous class. This slide is it tells a lot of things. जैसे last time मैं crystal lattice या जैसा बोल रहा था, तो at that time we didn't have a picture for that. So in this slide we have 4 pictures and I will be explaining one by one. So you just need to listen properly and try to understand the concept. So in this first picture, this says crystal lattice. क्रिस्टल लैटिस मतलब होता क्या है, जो सॉलिड्स है बेसिकली मोस्ट ऑफ द सॉलिड्स आर फॉर्म ऑफ क्रिस्टल. क्रिस्टल मतलब एक अरेंजमेंट है, वहां पे सॉलिड के अंदर एक अरेंजमेंट है, इस वजह से वो ऐसे उसकी प्रॉपर्टीज हैं फिजिकल केमिकल लॉट ऑफ प्रॉपर्टीज डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर. तो उसके अंदर का स्ट्रक्चर क्या है, वी नो दैट एवरीथिंग इज मेड ऑफ एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, बट हाउ दीज एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स आर अरेंज्ड, एटम मॉलिक्यूल कैसे रह रहे हैं, कैसे उनको सेट किया गया है, या व्हाट इज द रीजन व्हाई दे आर प्रेफरिंग एन ऑर्डर्ड स्टेट. तो जैसे हम लोग बहुत सिंपल एग्जांपल देखे, तो जो हम लोग घर में नमक यूज करते हैं, इफ यू हैव सीन इसका जो क्रिस्टल फॉर्म मतलब जो खड़ा नमक होता है, अगर तुम लोगों ने देखा होगा, दे शो ए स्ट्रक्चर, एक क्यूबिकल फॉर्म में होता है. और ऐसे ही बहुत सारी चीजें जो हम सॉलिड में देखते हैं, दे हैव सम स्ट्रक्चर इनसाइड. जैसे हमको पता है कि नमक का फॉर्मूला होता है NaCl, मतलब उसमें सोडियम है और क्लोरीन है. बट हाउ दे आर अरेंज, क्या उनका अरेंजमेंट का सिस्टम है, ऐसे एवरीथिंग व्हाट एवर वी सी इट हैज सम स्ट्रक्चर इनसाइड. जो स्ट्रक्चर है, ये पहले तो ये चीज दिमाग में आना चाहिए कि ये स्ट्रक्चर ऐसा क्यों है, फिर ये स्ट्रक्चर ऐसा ही क्यों बना, दूसरा क्यों नहीं बना, एंड देन हमको ये पता कैसे चला ये स्ट्रक्चर ऐसा है. और व्हाट आर द टूल्स वी हैव डेवलप्ड रिसेंटली टू अंडरस्टैंड व्हाट इज द स्ट्रक्चर. तो अगर जैसे हम लोग, एक होता है टेलीस्कोप, एक होता है माइक्रोस्कोप. टेलीस्कोप होता है जिसमें हम दूर की चीजें देखते हैं, माइक्रोस्कोप होता है जिसमें हम पास की चीजें देखते हैं. सो लाइक माइक्रोस्कोप में हम कोई छोटी चीज को बड़ा करके देख पाते हैं, लेकिन अंदर का स्ट्रक्चर कैसे देखेंगे, या तो कुछ ऐसा हो जो उसके अंदर तक जाए, वहां से हमको पता चले, बट हाउ वी डिटरमाइन द स्ट्रक्चर, दिस इज वन थिंग.
सो ये एक सवाल होना चाहिए जो सोचे कि ऐसा कैसे स्ट्रक्चर पता करते हैं। लेकिन अभी हम लोग उस सवाल में नहीं जाके हम लोग ये समझने का कोशिश करेंगे कि दिस टाइप ऑफ स्ट्रक्चर एग्जिस्ट इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स। जो मेटल्स होते हैं बेसिकली उनके अंदर ऐसे तरह का स्ट्रक्चर होता है। तो ये स्ट्रक्चर कैसे है ये देखें। तो इसमें जैसे देखो एक अंदर एक पोर्शन को थोड़ा अलग से हाईलाइट किया गया है। तो दिस हाईलाइट इज बेसिकली, अगर हम पूरा स्ट्रक्चर देखें, बहुत बड़ा सा क्रिस्टल है, उसमें बहुत सारे एटम्स रखे। सो इफ यू सी दिस स्मॉल थिंग इज बीइंग रिपीटेड, ये यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, यहाँ रख दो, ऐसे ऐसे ही बहुत सारे ये रिपीट हो रहा है। इसको बोलते हैं यूनिट सेल। और ये पूरा स्ट्रक्चर को जो बोलते हैं क्रिस्टल लैटिस। ये जो गोल गोल दिख रहे हैं, दीज आर द एटम्स, एटम्स सिटिंग देयर टू फॉर्म अ पर्टिकुलर स्ट्रक्चर। So if you look at this small thing here is being repeated. ये बहुत सारे रिपीट करते जाओ, ऐसे ही बड़ा क्रिस्टल बनते जाएगा। So sometimes we have bigger crystals, sometimes we have smaller crystals. जैसे बहुत सारे चीजें, बहुत सारे ऐसे डायमंड इज, बहुत सारे लोग उसको ज्वेलरी की तरह पहनते हैं। एंड उसके बहुत सारे स्ट्रक्चर्स लाइक जो भी जेम हम लोग देखते हैं, जो भी स्टोन्स देखते हैं, जो चमकदार स्टोन लोग ज्वेलरी की तरह यूज कर सकते हैं, ऑल दीज आर क्रिस्टल्स एंड इट दे लुक लाइक दिस बिकॉज ऑफ देयर इंटरनल स्ट्रक्चर। उनका स्ट्रक्चर कुछ इस तरह का है, इस वजह से जब वो लाइट के साथ इंटरेक्ट करते हैं, वॉट एवर वी सी इन 400 नैनोमीटर टू 800 नैनोमीटर, उसी लाइट में कुछ होता है। एंड किसी चीज का कलर ऐसा क्यों है, दिस इज ऑल्सो डिपेंड्स अपॉन इट्स स्ट्रक्चर। उसका स्ट्रक्चर कैसा है, वो लाइट से कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। हम लोग आगे चल के लाइट सेमीकंडक्टर इंटरेक्शन सीखेंगे, तो बेसिकली वी विल बी टॉकिंग अबाउट मोर लाइट इंटरेक्शन विद सेमीकंडक्टर। बट जो चीजें हम लोग को जैसी दिखती हैं, उसका रीजन ये है कि वो लाइट के साथ कैसे इंटरेक्ट कर रहा है। जैसे लास्ट बार मैंने एक बार बोला था, कुछ चीजें हमको दिखती ट्रांसपेरेंट दिखती हैं, कुछ ट्रांसपेरेंट नहीं दिखती। सो ऑल दिस डिपेंड्स अपॉन द स्ट्रक्चर ऑफ इट एंड हाउ इट इंटरेक्ट विद द लाइट। लाइट का वेवलेंथ क्या होता है, हमारी आंखें 400 नैनोमीटर से 800 नैनोमीटर की रेंज में ही देख पाती हैं। तो अगर हमको इधर उधर कुछ रेंज में देखना होता है, तो वी नीड स्पेशल इंस्ट्रूमेंट फॉर दैट, लाइक एक्सरेज। इफ यू नो एक्सरे का वेवलेंथ क्या होता है, 1 एंगस्ट्रॉम टू 100 एंगस्ट्रॉम, इस रेंज की जो वेवलेंथ होती है उनको हम लोग एक्सरे बोलते हैं। दे आर वेरी एनर्जेटिक, और लेकिन हमारी आंखें उस रेंज की चीजों को देख नहीं सकती। तो हम जो एक्सरे लाइट्स है, दे आर हार्मफुल फॉर अस बेसिकली। एक्सरे अगर हमारे हाथ पे पड़ेगा तो नुकसान कर सकता है। तो जो फोटोग्राफी के लिए, जैसे कोई हमारा बोन टूट गया तो हम लोग एक्सरे करते हैं, तो दीज एक्सरेज आर सॉफ्ट एक्सरे, मतलब हाई वेवलेंथ की होती है, एनर्जी उनकी कम होती है, जिससे वो टिश्यू को डैमेज ना करें, स्टिल दे डैमेज। तो वहां से वो स्ट्रक्चर पता चलता है। तो अगर जैसे मैं अभी कुछ देर पहले बोल रहा था स्ट्रक्चर कैसे पता चलता है, तो यू कैन थिंक ऑफ एक्सरेज में हेल्प इन अंडरस्टैंडिंग द स्ट्रक्चर। सो दैट इज अ डिफरेंट थिंग। हम लोग लैब में कुछ एक्सपेरिमेंट करेंगे लाइट के बारे में, तो शायद थोड़ा सा और बेहतर तरीके से मैं कभी समझाऊंगा अगर मौका मिला। तो ऐसे समझे कि क्रिस्टलाइन सॉलिड्स जो होते हैं उसके अंदर एक ऑर्डर्ड स्टेट में एटम्स बैठे हैं। अब वो एटम, ये एक यूनिट सेल है, वो रिपीट हो रहा है, दिस इज रिपीटिशन ऑफ इट। तो अभी हम लोग क्या करना चाहते हैं, हम लोग ये समझना चाहते हैं कि जो मेटल है उसके अंदर इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम रहे हैं, वो इलेक्ट्रॉन फ्रीली घूम नहीं रहे हैं, वहां पे बहुत सारे एटम्स बैठे हैं, उन एटम से इलेक्ट्रॉन निकल गए हैं, तो वो एटम आयन बन गए हैं। एंड दीज आर नोन एज लैटिस आयंस एंड दे आर ऑफरिंग ए फील्ड। कोई भी चार्ज पार्टिकल अगर बैठा है तो उसका एक फील्ड है। तो जो इलेक्ट्रॉन है वो उस फील्ड में घूम रहा है, उसको कांस्टेंट पोटेंशियल बोलना गलत है और उसको बिल्कुल फ्री बोलना भी गलत है। तो अभी जो हम लोग थ्योरी पढ़ेंगे इसको बोलते हैं नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री तो है, लेकिन फिर भी वो एक पोटेंशियल के अंदर घूम रहा है। और वो पोटेंशियल, जैसे ये हम लोग बोल रहे हैं यूनिट सेल रिपीट होता है, ऐसे ही वो पोटेंशियल भी पीरियोडिक है। जैसे एक इलेक्ट्रॉन, जैसे मान लो हम लोग को एक इलेक्ट्रॉन यहां से यहां तक जा रहा है, तो पहले इसकी वजह से कुछ फील्ड होगा,
फिर आगे बढ़ेगा तो इसकी वजह से फिर फील्ड होगा, फिर आगे बढ़ेगा फिर इसकी वजह से फील्ड होगा। तो ऐसे ही जितने भी एटम्स हैं उनकी अपनी फील्ड है, तो एक तरह की पीरियोडिसिटी है। ये एटम, ये एटम, ये एटम, तो ये एक बराबर डिस्टेंस पे रखे तो एक पीरियोडिसिटी है उस पोटेंशियल में। अब हम लोग को समझना है कि इलेक्ट्रॉन अगर पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहा है तो फिर से सॉल्व करना पड़ेगा। श्रोडिंगर इक्वेशन हमने पहले सॉल्व किया, पार्टिकल बॉक्स में था और बॉक्स में कोई पीरियोडिक पोटेंशियल नहीं था, बॉक्स के अंदर इतना पोटेंशियल है, बाहर वो जा नहीं सकता, उसके अंदर का हमने सॉल्व कर लिया। तो अभी हमको एक नया कॉम्प्लिकेशन आ गया कि हम अगर इसको इग्नोर ना करें। अब ये सोचो कि उन्होंने इसको शुरू में इसीलिए इग्नोर किया था सिंपल करने के लिए, बट वो सिंपलिसिटी की वजह से प्रॉब्लम आ गया, ये रियलिटी नहीं है, इसलिए हमको फिर रियलिस्टिक बनना है। और जैसे ही हम कुछ रियलिस्टिक तरीके से करने का कोशिश करते हैं वैसे ही कॉम्प्लिकेशंस बढ़ते जाते हैं। जैसे ग्रेविटेशन पढ़ा होगा तो उसमें बोलता है कि सन एक गोला है, अर्थ एक गोला है, बट अर्थ इज नॉट एन स्फीयर। Later on when you trying to understand in more detail, you have to assume that कि पोल पे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल कुछ और है और यहाँ पे जब बीच में आते हैं तो कुछ और है। तो ये उसकी नेचर की वजह से है। तो रियलिटी जो है थोड़ा सा कॉम्प्लेक्स है, इट इज नॉट एज सिंपल एज वी एज्यूम, बट पहले सॉल्व करने के लिए हम लोग धीरे धीरे सिंपल से शुरू करते हैं, धीरे धीरे कॉम्प्लिकेसी इन्वॉल्व होते जाता है, एंड देन वी आवर मॉडल गेट करेक्ट एंड आवर रिजल्ट्स गेट बेटर। तो अभी ये समझ में आ गया कि जो इलेक्ट्रॉन्स है वो इस पोटेंशियल में मूव कर रहा है, वो एक तरह का पीरियोडिक पोटेंशियल है। तो सबसे पहले हम लोग एक एटम कोई रखा है, एक कोई आयन है जो पॉजिटिवली जो लैटिस आयन बोले, उसके पास इलेक्ट्रॉन को लेके जा रहे हैं, तो क्या होगा? एक का हम समझ जाए तो बाकी सबका भी समझ जाएंगे। तो let us assume there is one ion and one electron. What will happen? ये जो दूसरा नीचे एक ग्राफ है, ये दिखा रहा है कि कैसे उसका पोटेंशियल एनर्जी चेंज होगा। तो आयन पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रॉन नेगेटिवली चार्ज है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल दे शुड अट्रैक्ट। अट्रैक्शन मतलब, अट्रैक्शन को हम लोग नेगेटिव फोर्स की तरह दिखाते हैं, रिपल्सन मतलब पॉजिटिव फोर्स। कोई तुमको पुश कर रहा है, दिस इज लाइक वी एज्यूम इट इज ए पॉजिटिव फोर्स। कोई तुमको पुल कर रहा है, दिस इज ए नेगेटिव फोर्स। फोर्स इज अप्लाइड ऑन दैट, सो लेट अस एज्यूम इन दिस वे। तो जो नीचे है ये अट्रैक्टिव फोर्स है, ऊपर है ये रिपल्सिव फोर्स है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन मान लो यहाँ पे वो रखा है आयन, और ये डिस्टेंस, इधर इस एक्सिस पे हम लोग पोटेंशियल एनर्जी प्लॉट कर रहे हैं, इस एक्सिस पे डिस्टेंस प्लॉट कर रहे हैं। तो जैसे यहाँ पे था, जितना दूर दूर है, अगर मान लो बहुत दूर है, आयन इज मच फार देन इलेक्ट्रॉन, तो कोई फोर्स नहीं लगा रहा है, सो देयर इज लाइक जीरो फोर्स। अगर यहाँ पे देखें तो ये एकदम जीरो से ऐसा है, जीरो फोर्स होता नहीं बट बहुत नेग्लिजिबल है। जैसे जैसे पास आते जाएगा तो कूलाम का लॉ पढ़ा होगा, चार्ज सेम चार्ज रिपेल करते हैं, डिफरेंट चार्ज अट्रैक्ट करते हैं। सो इलेक्ट्रॉन इज नेगेटिवली चार्ज, आयन इज पॉजिटिवली चार्ज, व्हाट विल हैपन, इट विल अट्रैक्ट। सो अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है, बढ़ते जा रहा है, जितने जितने पास आ रहा है उतना अट्रैक्शन फोर्स बढ़ते जा रहा है। एंड व्हाई दिस नेचर इज नॉट इन स्ट्रेट लाइन, व्हाई इट शोज लाइक दिस कर्व? Because if you remember Coulomb's law was there, F is equal to 1 upon 4 pi epsilon naught Q1 Q2 upon R square। मतलब नीचे क्या है, R square है। जैसे डिस्टेंस चेंज होगा वो R square के डिस्प्रोपोर्शनली फोर्स चेंज हो रहा है। तो जैसे जैसे डिस्टेंस घट रहा है वैसे वैसे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ रहा है। और R square है मतलब पैराबोला, तो वो पैराबोलिक नेचर यहाँ पे हमको दिख रहा है, ठीक है। अब यहां पे क्या हुआ, जब बहुत पास में आया, बहुत पास में आया तो रिपल्सन शुरू हो गया। ऐसा क्यों हुआ? ये तो जो दोनों पॉजिटिव निगेटिव चार्ज थे इनको तो अट्रैक्ट करते जाना था, लेकिन अगर ऐसे होता, अट्रैक्ट करते जाता होता, तो जितने भी एटम के आसपास इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं वो सब न्यूक्लियस में जाके गिर जाते, एटम खत्म हो जाता। न्यूक्लियस के बाहर इलेक्ट्रॉन घूमते ही क्यों? If it is not attractive, it means this all electrons should collapse in the nucleus, but it doesn't happen. It means there is some other force also acting there. तो हम, जैसे मैंने एक दिन बोला था कि there are four fundamental forces, four type of fundamental forces. One is gravitational force,
जैसे हम लोग ये सोलर सिस्टम देखते हैं, इतने बड़े बड़े प्लेनेट कैसे घूम रहे हैं, और बहुत सारा कुछ स्पेस का अगर हम लोग बात करें, जैसे इंडिया ने अभी मार्स मिशन किया, मून मिशन किया, ये सब कुछ कैसे करते हैं, तो यहाँ पे मेजर फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स सबसे कमजोर फोर्स है, जो 4 फोर्सेस की बात कर रहा हूं उसमें। but this is responsible for all the stability, all the life on planet, and बहुत सारा चीजें हो रहा है, it is all governed by gravitational force। लेकिन जब चार्ज पार्टिकल होते हैं तो कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं, जो कूलम्स लॉ जैसे बताता है। दिस इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, देन इज मैग्नेटिक फील्ड। तो दोनों इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड आपस में कनेक्टेड है, इसलिए वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स कहते हैं। तो वो चार्ज पार्टिकल जहां पे होंगे, उनकी मोशन जहां पे होगी, वहां पे वो फोर्स आ जाएगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रॉन और आयन के बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अभी तक लग रहा था। लेकिन न्यूक्लियस के अंदर क्या होता है, बहुत सारे न्यूट्रॉन का तो कोई चार्ज नहीं होता है, बट प्रोटॉन पे पॉजिटिव चार्ज होता है। और इफ यू नो, रिमेंबर, इफ यू हैव लर्न समवेयर कि न्यूक्लियस का साइज होता है 10⁻⁻14 एंगस्ट्रॉम, इतना छोटा होता है। और उसमें बहुत सारे प्रोटॉन रहते हैं। तो इतने सारे प्रोटॉन एक पास क्यों रहेंगे? अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स हो काम करे तो प्रोटॉन सारे पॉजिटिव चार्ज है, एक दूसरे के पास रहने, तो उनको एक दूसरे से दूर चले जाना चाहिए, बट दे लिव टुगेदर। इट मींस जब हम बहुत छोटे रेंज में जाते हैं तो वहां पे ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स से बड़ा कोई फोर्स है जो उसको पकड़ के रखा है। इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। And if you see here, it is like a strong internuclear repulsion, and this is bond length and all। तो ये हम यहाँ पे क्या हो रहा है, जब ये एकदम पास में चला गया एटम आयन के, तो वो न्यूक्लियर फोर्स एक्टिव हो गया, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, और वो जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स था उससे कहीं ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो जितना ही पास में आता जाएगा उतना ही वो बढ़ते जाएगा। सो इट मीन्स अब एक एटम कैसे बिहेव कर रहा है एक न्यूक्लियस के पास जाके, एक आयन के पास जाके, इसका हमको समझ में आ गया कि जैसे दूर है तो उसका अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, बढ़ते जाएगा, बढ़ते जाएगा, और फिर देयर विल बी ए टाइम, एक टाइम आएगा जहां पे एकदम रिपल्सन फोर्स हैवी हो जाएगा, एंड देन रिपल्सन फोर्स विल गो लाइक दिस। सो इफ यू सी, मतलब इसके बहुत पास जाके एकदम हैवी रिपल्सन है जो उसको पुश कर दे रहा है, और दूर तक तो अट्रैक्ट कर रहा है। मतलब कोई भी इलेक्ट्रॉन अगर घूम रहा है, उसके पास बहुत सारे आयन बैठे हैं, तो एक आयन के पास जब जाएगा, पहले तो वो उसको अट्रैक्ट करेगा, फिर एक डिस्टेंस आने के बाद में वो उसको रिपेल कर देगा। सो दिस काइंड ऑफ फोर्स इज एक्सर्टेड बाय एन लैटिस आयन ऑन इलेक्ट्रॉन। तो जितने भी ये लैटिस आयन यहाँ पे बैठे हैं, ये सारे यही करने वाले। अब ये तो 3 डायमेंशनल हम लोग लैटिस देख रहे हैं, तो अब हमको ये समझना है कि इस तरह के पोटेंशियल को, अब हमको ये पोटेंशियल समझ में आ गया, पोटेंशियल कुछ इस तरह का है। अभी तक हम लोग कांस्टेंट पोटेंशियल मान रहे थे। अगर मैं पीछे बैक जाके अगर बोलो तो दिखाऊं, जहां पे हम लोग ने ये माना था कि इलेक्ट्रॉन ट्रेवल्स अंडर ए कांस्टेंट पोटेंशियल इनसाइड द मेटल। दिस इज नॉट ट्रू, कांस्टेंट पोटेंशियल है ही नहीं, पोटेंशियल वेरी कर रहा है। और फिर बोला कि अट्रैक्शन बिटवीन इलेक्ट्रॉन एंड लैटिस आयन इग्नोर कर दिया गया, ये भी इग्नोर करना गलत था। तो ये दोनों चीजों को हम लोग यहाँ पे करेक्ट कर रहे हैं, एंड दिस थ्योरी इज, वी आर गोइंग टुवर्ड्स ए न्यू थ्योरी जहां पे ये नियरली फ्री इलेक्ट्रॉन है। मतलब इलेक्ट्रॉन फ्री तो है, लेकिन फिर भी जो लैटिस आयन है ये उसको कहीं ना कहीं डिस्टर्ब कर रहे हैं, कुछ एक अलग तरह का पोटेंशियल उसको ऑफर कर रहे हैं। इट इज नॉट एन कांस्टेंट पोटेंशियल। तो अब हमारे सामने प्रॉब्लम ये आ गया कि इस तरह के पोटेंशियल में जब इलेक्ट्रॉन घूम रहा है, तो इलेक्ट्रॉन का एनर्जी कैसे निकालेंगे? दिस इज द प्रॉब्लम। सो वी नीड टू सॉल्व श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर सच टाइप ऑफ पोटेंशियल। अभी तक तो क्या था, पोटेंशियल पार्टिकल इन ए बॉक्स सॉल्व किया, इट वाज सिंपल, एंड नाउ थिंग्स आर गेटिंग कॉम्प्लिकेटेड। तो अब करें तो क्या करें? तो हमने क्या किया, इसको सिंपल किया। सिंपल करने में हम लोग ये कर रहे हैं, जैसे कि जब हम लोग पार्टिकल इन बॉक्स का बात कर रहे थे, एट दैट टाइम वी कंसीडर 1 डायमेंशनल बॉक्स। सो हियर आल्सो वी विल कंसीडर एक डायमेंशनल क्रिस्टल लैटिस। मतलब लाइन से बहुत सारे क्रिस्टल एक लाइन से बैठे हैं,
और अभी हम 3D की बात नहीं करेंगे, हम लोग वन डायमेंशनल सिंपलिस्ट लेंगे, उसको सॉल्व करेंगे। जब वो समझ में आ जाएगा तो हम लोग उसको 3D में भी समझ लेंगे। So now comes the third picture. Third picture is one dimensional ion lattice, मतलब ये सारे आयन बैठे हैं Z प्लस Z प्लस Z प्लस। तो हमने एग्जाम्पल के लिए 4 आयन रखे हैं और यहाँ पे ये इस डायरेक्शन में पोटेंशियल दिखा रहा है, इस एक्सिस पे एक डिस्टेंस दिखा रहा है। अब इन दोनों आयन के बीच का डिस्टेंस मान लिया A है, ठीक है। तो ये क्या है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस इन द लैटिस इज A। अगर कोई भी लैटिस है जिसमें एटम्स के बीच का डिस्टेंस कुछ इतना है, तो वो हमने वन डायमेंशनल एक आयन लैटिस माना जहां पे ये सारे आयन रखे थे। अब हम लोग सोच रहे हैं कि ये वाला जो यहाँ पे हमने सीखा है, हाउ इलेक्ट्रॉन विल फील दैट पोटेंशियल, इलेक्ट्रॉन गो फ्रॉम दिस टू दिस। ऐसे अगर इलेक्ट्रॉन इसमें यहां से यहां जाना चाहे तो क्या होगा, तो इट विल फील पोटेंशियल लाइक दिस, ऐसे करके अट्रैक्शन अट्रैक्शन आता जाएगा एंड देन इट विल बी लाइक बहुत ज्यादा रिपल्सन हो गया अट्रैक्शन के बाद। तो ये यहां तो नहीं जा सकता, तो यहाँ पे एकदम पोटेंशियल इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो ये बीच में छोड़ के फिर कुछ ऐसे फिर कुछ ऐसे, तो ऐसा कुछ पोटेंशियल फील कर रहा है। मतलब जैसे बीच में है तो उसको कुछ दूर है तो कोई पोटेंशियल नहीं फील कर रहा है, बट जैसे जैसे पास में जाता है तो अट्रैक्शन फील करता है, देन फिर रिपल्सन फील करता है। तो ये कुछ इस तरह का पीरियोडिक पोटेंशियल है, इस पोटेंशियल को हमको समझना है। तो ये पोटेंशियल थोड़ा सा खतरनाक हो गया है, इसको सॉल्व करना हमको अभी आता नहीं है, वी डोंट नो हाउ टू सॉल्व सच टाइप ऑफ पोटेंशियल। तो क्या किया, एक क्रोनिंग पेनी मॉडल है, मतलब 2 साइंटिस्ट थे, उन लोगों ने क्या किया, इसको थोड़ा सा सिंप्लीफाई किया, क्योंकि इस फॉर्म में तो नहीं पता था। हमको ये पता है कि पोटेंशियल इन बॉक्स पता है, मतलब बॉक्स के अंदर पार्टिकल है तो हमको पता है। तो इन्होंने क्या किया, ये जो ऐसे ऐसे था इसको थोड़ा सिंपल कर लिया, ऐसे बना लिया। देखो ये नीचे नीचे वाला जो है, दिस इज क्रोनिग पेनिंग मॉडल। तो इन्होंने क्या किया, ये बोला ये आयन बैठे थे, तो आयन के जब पास में जाएगा तो वहां पे पोटेंशियल एकदम इन्फिनिटी हो जा रहा है। तो ये एक रीजन है, और एक रीजन ये है जहां पे कुछ ज्यादा पोटेंशियल नहीं है। तो उन्होंने उसको सिंप्लीफाई कर लिया, कुछ ऐसा एजम्पशन किया कि हम ऐसे कर लें, क्योंकि हमको पोटेंशियल इन बॉक्स पता है। अगर कोई एक इनफाइनाइट पोटेंशियल का बॉक्स है तो हमको उसमें सॉल्व करने आता है, बट ऐसे नहीं आता। तो जो हमको आता है उसी में से कुछ देखना पड़ेगा। तो क्रोनिग पेनी ने एक मॉडल बनाया। अब प्रॉब्लम में हम लोग के पास एक ये है कि ये समझ में आ गया कि इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव करता है और उसका पोटेंशियल कैसे होता है, और ये पोटेंशियल में हमको श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन आना चाहिए। तो ये सब चीजें काफी इन्वॉल्व हैं और हम लोग अभी सीख रहे हैं। तो एक थ्योरम है जिसको बोलते हैं ब्लोच थ्योरम। ब्लोच करके एक साइंटिस्ट थे, उन्होंने बोला कि पीरियोडिक पोटेंशियल अगर है, पीरियोडिक पोटेंशियल मतलब देखो तो एक कॉपी हो रहा है, इधर जैसा ऐसे इधर फिर इधर ऐसे ऐसे लगातार, जितना भी लंबा लाइन होगा वैसे ही वो पीरियोडिसिटी है उसमें, मतलब एक जैसा सिमिलरिटी भी है। तो उन्होंने उसमें बोला कि इसमें श्रोडिंगर इक्वेशन का सॉल्यूशन क्या होगा, उन्होंने एक डायरेक्ट फंक्शन बताया। और हम लोग ब्लोच थ्योरम प्रूव नहीं करेंगे, हम लोग डायरेक्टली वो थ्योरम का जीस्ट समझेंगे एंड देन वी विल अप्लाई आवर दैट रिजल्ट इन आवर थ्योरी। So I hope everybody understand what is crystal lattice. Everybody understand if there is a lattice and electron comes in, then what happens. Then everybody understand what is this, how this periodic potential thing coming in the picture. And then this Croning Penny model, why they have to simplify it in this form, because they know how to solve potential in this sort. So ये 4 पिक्चर था, चारों पिक्चर में एक कंसेप्ट डेवलप हुआ कि किस तरह का पोटेंशियल है एक्चुअली। अब हमारे पास चैलेंज ये है कि हम इस तरह के पोटेंशियल में इलेक्ट्रॉन को सॉल्व कर पाए, उसकी एनर्जी निकाल पाए, तो हमारा फिर से प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। तो लेट अस सी व्हाट हैपेंस। तो फर्स्ट ऑफ ऑल दिस इज एन पीरियोडिक पोटेंशियल थिंग। तो पीरियोडिक पोटेंशियल का हम लोग सोल्यूशन समझते हैं। तो दिस इज ही वाज एन स्विस साइंटिस्ट। He got a Nobel Prize in 1952 for some work he did, development of new ways and methods in nuclear magnetic position measurement. It is not very important for you, but I just found it somewhere, so I thought to share it. So ब्लॉच जो थे उन्होंने इसका एक सोल्यूशन बताया कि जब पीरियोडिक पोटेंशियल हो तो श्रोडिंगर इक्वेशन का सोल्यूशन
क्या हो। उन्होंने थ्योरम प्रूव किया, हम लोग वो प्रूव नहीं कर रहे हैं, हम लोग उसको बस समझ ले रहे हैं। तो Bloch proved an important theorem that the solution of Schrodinger equation for periodic potential must be of a special form. जैसे हम लोग इफ यू रिमेम्बर पहले एक कांस्टेंट पोटेंशियल था पार्टिकल इन बॉक्स में, तो श्रोडिंगर इक्वेशन सॉल्व किया था तो उसमें एक वेव फंक्शन आया था। तो ये बोल रहे हैं कि वेव फंक्शन इस फॉर्म का होना चाहिए, साई के आर शुड बी इक्वल टू यू के आर एक्सपोनेंशियल आई के डॉट आर। तो अभी ये आर क्या है, के क्या है, जस्ट डोंट गेट इन मच इनटू दैट, बट लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि ये वेव फंक्शन बोले इस फॉर्म का होना चाहिए, उसमें एक ये फंक्शन है एक ये फंक्शन है। तो ये क्या है पहले तो हम लोग ये समझें। तो वेयर यू के आर हैज अ पीरियड ऑफ क्रिस्टल लैटिस, क्रिस्टल लैटिस में जो इंटर एटॉमिक डिस्टेंस है, तो बोले कि ये जो पोटेंशियल, ये जो फंक्शन है इसकी पीरियोडिसिटी है, मतलब यू के आर इज इक्वल टू यू के आर प्लस टी। टी क्या है, जो पीरियड है, मतलब जो डिस्टेंस, जैसे 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 कोई वेव जैसा होता है उसका एक पीरियड होता है, ऐसे ये इसके पीरियड के हिसाब से, मतलब ये फंक्शन पीरियोडिक फंक्शन है। पीरियोडिक फंक्शन आई होप यू नो, इफ यू डोंट नो मैथमेटिक्स में ये सब चीजें शायद तुम लोग को और डिटेल में पढ़ाया जाएगा, बट एज ऑफ नाउ यू फिजिक्स में भी ऐसे बहुत बार जब वेव मैकेनिक्स पढ़ते हैं तो वहां पे ये सब चीजें कहीं ना कहीं आती है। ब्लॉच फंक्शन नहीं पढ़ा होगा बट पीरियोडिक फंक्शन पता है। पीरियोडिक फंक्शन जैसे साइन वेव होता है वो पीरियोडिक फंक्शन होता है, उसमें हम देखें कि वो कुछ बाद वो वेव रिपीट करता है, तो दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। सिमिलरली दिस इज अ पीरियोडिक फंक्शन। तो उन्होंने कहा जो वेव फंक्शन है वो कुछ इस फॉर्म में होगा, उसमें एक टर्म ये है एक टर्म ये है, तो ये बोला कि ये वाला जो टर्म है ये पीरियोडिक है। ठीक है, तो ब्लॉच थ्योरम का स्टेटमेंट यहाँ पे लिखा है, द आइगन फंक्शन ऑफ द वेव इक्वेशन फॉर एन पीरियोडिक पोटेंशियल आर द प्रोडक्ट ऑफ प्लेन वेव। दिस एक्सप्रेशन इज दिस गिव्स प्लेन वेव कोई है तो वो उसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। एंड टाइम्स ए फंक्शन विद द पीरियोडिसिटी ऑफ लैटिस क्रिस्टल। लैटिस क्रिस्टल में जो एटम्स जितना जितना दूर पे बैठे हैं वही पीरियोडिसिटी को कॉमन लेके एक जो वेव जो इक्वेशन है श्रोडिंगर इक्वेशन, उसका जो सॉल्यूशन आता है उसको बोलते हैं वेव फंक्शन। और वो वेव फंक्शन, इसी में सब टर्म्स आते हैं, आइगन फंक्शन, वेव इक्वेशन। सो मैथमेटिक्स में ये सब चीजें आएगा, मैट्रिक्स वगैरह सीखोगे तो वहां पे आइगन फंक्शन, आइगन वैल्यू, ये सब चीजें आएंगी। एंड ये सब कहीं ना कहीं जो फिजिक्स मैथमेटिक्स जो हम पढ़ते हैं ये सब कहीं ना कहीं अप्लाई होता है। कई बार ऐसे सोचते हैं कि ये सब हमको क्यों पढ़ाया जा रहा है, इसका कुछ एप्लीकेशन हमारे पास नहीं, बट ऑल दीज थिंग्स आर इम्पोर्टेंट और वो टूल्स की तरह होते हैं। फिजिक्स में मैथमेटिक्स इज लाइक लैंग्वेज फॉर फिजिक्स। फिजिक्स बिना मैथमेटिक्स के पढ़ा नहीं जा सकता, बिना मैथमेटिक्स के समझा नहीं जा सकता। सो हियर इट कम्स लाइक दिस। तो ब्लोच ने ये बताया कि अगर कोई ओवरऑल, हमको इसमें इतना समझना है, एक बार इसको पढ़ लेते हैं। द वन इलेक्ट्रॉन वेव फंक्शन फॉर्म 7, ये फॉर्म 7 यहाँ पे लिखा है, इट्स कॉल्ड ब्लॉच फंक्शन। दिस इज नोन एज ब्लॉच फंक्शन and can be decomposed into sum of traveling wave। ये traveling wave है। A Bloch function can be assembled into localized wave packet to represent electrons that propagate freely through the potential field of ion cores। ठीक है, अब इसको ये इस स्लाइड से हमको समझना क्या है, हमको ये समझना है कि हमारे पास प्रॉब्लम था कि इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में मूव कर रहे हैं। अब वो पीरियोडिक पोटेंशियल को हम सॉल्व कैसे करें, पीरियोडिक पोटेंशियल में हम एनर्जी कैसे निकालें। तो जैसे मैंने बोला श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, जब भी हम कुछ भी यहाँ करते हैं तो यू हैव टू डू इट श्रोडिंगर इक्वेशन। जैसे क्लासिकल मैकेनिक्स में सब कुछ होता है तो न्यूटन का लॉ लगाते हैं, ऐसे यहाँ पे जब भी कुछ पता करना होता है तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन लगाते हैं। और श्रोडिंगर इक्वेशन में सॉल्व करके वेव फंक्शन आता है और वेव फंक्शन से उस पार्टिकल के बारे में हमको सारा जानकारी मिलता है। So here what happened, we came to know this is a periodic potential। अब पीरियोडिक पोटेंशियल में हमको सॉल्व करना पता नहीं था, तो हमने देखा कि ब्लॉच ने एक थ्योरी दिया है, ब्लॉच ने एक थ्योरम दिया है, वो थ्योरम क्या कहता है, और उसी से हम लोग कुछ रिजल्ट पे पहुंच रहे हैं। तो ब्लॉच थ्योरम यही है बेसिकली, पीरियोडिक पोटेंशियल का जो हमको प्रॉब्लम हो रहा था उसका सोल्यूशन ब्लॉच ने बताया कि ये वेव फंक्शन इस फॉर्म में होगा। वेव फंक्शन के फॉर्म में उन्होंने दो टर्म बताए, एक टर्म ये है एक टर्म ये है। तो जो पहला टर्म है ये बोला कि ये पीरियोडिक है लैटिस
की पीरियोडिसिटी के बराबर। जैसे जो लैटिस में जैसे एटम्स जितना डिस्टेंस से बैठे हैं उतने ही पीरियोडिसिटी इसमें है। और दूसरा ये जो है ये प्लेन वेव का एक्सप्रेशन है, ये बेसिकली प्लेन वेव हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं। तो पहले भी तुम लोगों ने वेव वगैरह पढ़ा होगा, तो बट प्लेन वेव maybe I don't know if you have learned in this way, but this function, if you draw this function, it will make a plane wave. Now we go to the Croning-Penny model. ये समझ में आ गया। अब Croning-Penny model में क्या किया इन लोगों ने, इसको थोड़ा सा मॉडिफाई कर लिया जिससे कि हम लोग इसको सॉल्व कर पाए। तो Croning-Penny model, let us read out, everything is written, Schrodinger equation has been discussed here. तो ये तुम लोग को समझ में आया कैसे श्रोडिंगर इक्वेशन लिखते हैं सब कुछ, इसलिए मैंने इसको लिया। और तुम लोग के साथ मैंने क्लास फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी का एक नोट जैसे शेयर किया था 15-17 पेज का, उसमें ये डिस्कशन है। आई हैव बीन टेकिंग दिस डिस्कशन फ्रॉम दैट पार्ट। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड कि हो क्या रहा है। सो अकॉर्डिंग टू क्रॉनिंग एंड पेनी, द इलेक्ट्रॉन मूव इन पीरियोडिक स्क्वायर वेल पोटेंशियल। जबकि रियलिटी क्या था, स्क्वायर वेल तो नहीं बन रहा था, वहां पे एक पैराबोलिक जैसे था, ऐसे करके ऐसे ग्राफ हो रहा था। बट उन्होंने क्या किया, एक एजम्पशन किया इसको सिंप्लीफाई करने के लिए, बोला कि ये पीरियोडिक वेल में फ्लो कर रहा है, मतलब इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल स्क्वायर पोटेंशियल वेल में चल रहे हैं। तो अब स्क्वायर पोटेंशियल वेल के लिए कुछ सोल्यूशन पता है, इस वजह से इसको ऐसे सिंप्लीफाई किया गया। अभी भी जस्ट ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट आई एम टेलिंग, then I will take your question and I will tell you what you have to do. Means I don't think कि तुम लोग को क्रॉनिंग पेनी मॉडल पूरा सॉल्व करने समझ का अभी आएगा, लेकिन ये समझ में आया एटलीस्ट कि कैसे हो रहा है, क्या कंसेप्ट है, एक स्टोरी दिमाग में बने। सो द पोटेंशियल इज प्रोड्यूस्ड बाय द पॉजिटिव आयन, जो ये आयन रखे हैं ये इनको बोल रहा है कि ये पॉजिटिव आयन है इन द लैटिस। द पोटेंशियल इज जीरो नियर द न्यूक्लियस। ये अब ये एजम्पशंस हैं इनके, दीज आर द एजम्पशंस। ये बोल रहे हैं कि इन्होंने क्या किया, वो नीचे जैसे जा रहा था नीचे के बजाय उसको ऊपर ले लिया। वो पोटेंशियल को जस्ट जैसे ये अगर हम देखें तो ये पहले जो ये वाला लाइन था ये एटम के बराबर में रखा था, अब इसको इन्होंने कर दिया ऊपर, तो जस्ट रेफरेंस लेवल ऊपर किया। इट इज नॉट गोइंग टू अफेक्ट आवर रिजल्ट्स। हम लोग एक अंडरस्टैंडिंग बनाना चाह रहे हैं, तो इसको एज स्टोरी की तरह इसको समझने का कोशिश करो, then you will understand why such assumptions doesn't affect our understanding. तो ये कर लिया, इसको थोड़ा सा ऊपर कर लिया इसका रेफरेंस। तो अब ये बोल रहे हैं कि जो पोटेंशियल न्यूक्लियस, द पोटेंशियल इज जीरो नियर द न्यूक्लियस ऑफ द पॉजिटिव आयन एंड मैक्सिमम बिटवीन द एडजेसेंट न्यूक्लियाई। तो यहाँ पे बोला कि ये मैक्सिमम है, यहाँ पे कम है। तो ये एक तरह से था भी कि अट्रैक्शन फोर्स यहाँ पे आके कम हो रहा था और फिर ऐसे बन जा रहा था, तो ऐसे उसको रेफरेंस ऊपर किया गया। सो लेट अस अज्यूम नाउ दिस काइंड ऑफ सिचुएशन इज देयर। सो दिस इज पोटेंशियल एंड देन पास में आते हैं तो दूसरा पोटेंशियल, ये ऐसे करके। तो अब इसमें क्या है, दो तरह के दो रीजन बन गए। एक तो ये बॉक्स है जहां पे पोटेंशियल बोला जीरो है, दिस इज रीजन 1, एंड हियर पोटेंशियल इज V0, दिस इज रीजन 2। तो अब दो तरह के रीजन है, हमको दोनों के रीजन के लिए सॉल्व करना है श्रोडिंगर इक्वेशन, और फिर इसी से कुछ क्रॉनिंग-पेनी रिजल्ट मॉडल से कुछ रिजल्ट्स आएंगे दैट आर इंपॉर्टेंट फॉर डिस्कशन। तो नाउ यू अंडरस्टैंड देयर इज दिस काइंड ऑफ पोटेंशियल इज देयर, ऐसा क्रॉनिंग-पेनी ने बोला। और उसमें देख रहे हैं कि दो रीजन है, एक ये रीजन एक ये रीजन। हमको श्रोडिंगर इक्वेशन इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, इसके लिए सॉल्व करना पड़ेगा, तो एक एक के सॉल्व करते हैं। तो इसे दिस डिस्टेंस इज a, जो a रीजन 1 है उसका लेंथ कितना है, 0 to a, मतलब उसका लेंथ है a, और जो दूसरा रीजन है इसका रेंज है b। ये -b इसलिए लिखा है क्योंकि जीरो के इधर जाएंगे तो माइनस में लिखेंगे, तो इट इज b, दिस इज a। सो रीजन फॉर रीजन 1 पोटेंशियल इज 0, मीन 0 to a it is 0, and for reason 2 potential is V0, this is this region -b to 0। अब दोनों के लिए हम लोग सॉल्व कर लेंगे, फिर ये तो लगातार रिपीट हो रहा है। अगर हमको इतना स्ट्रक्चर समझ में आ जाए, सो दिस थिंग यू सी इट इज रिपीटिंग। सो लेट अस ट्राई टू अंडरस्टैंड। तो श्रोडिंगर इक्वेशन लिखा रीजन 1 के लिए, दिस इज श्रोडिंगर इक्वेशन, del 2 psi upon del x2, psi is the wave function
and plus 8 pi square m upon h bar square E psi. E is the energy. So ये श्रोडिंगर इक्वेशन होता है, इसको अभी एज इट इज ले लो, ये मत सोचो कि कैसे आया है, इसका डेरिवेशन हम लोग कर नहीं सकते। ये इक्वेशन ऐसे सिंप्लीफाई हो गया एंड देन ये एक कांस्टेंट था, इसको ऐसे बना है, तो ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गया। अभी तुम लोग मैथमेटिक्स में डिफरेंशियल इक्वेशन सॉल्व करना सीखोगे और थोड़ा बहुत आइडिया मुझे लगता है अभी भी होगा। पीपल मस्ट बी नोइंग व्हाट इज डिफरेंशियल इक्वेशन, हाउ टू सॉल्व इट। तो ये श्रोडिंगर इक्वेशन रीजन 1 के लिए ये बन गया और ऐसे ही रीजन 2 के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन देखेंगे। द करस्पॉन्डिंग श्रोडिंगर इक्वेशन फॉर रीजन 2, हियर एनर्जी इज E माइनस V नॉट। V नॉट पोटेंशियल आ गया, वो यहाँ पे आ गया, रीजन 2 हो गया। रीजन 2 के लिए हम लोगों ने ये लिखा और ये दूसरा श्रोडिंगर इक्वेशन बन गया, इसको इन्होंने बीटा मान लिया पूरे को, ये बीटा स्क्वायर हो गया। तो इक्वेशन 3 and this is equation 1. Equation 1 and 3 are the Schrodinger equation for respectively region 1 and 2. ठीक है। अब जो इस तरह की डिफरेंशियल इक्वेशन होती है उसका जनरल सोल्यूशन क्या होता है, ये डायरेक्टली यहाँ पे लिखा है। तो जनरली सोल्यूशन फॉर इक्वेशन 1 and 3 आर दिस इन दिस फॉर्म। इस फॉर्म में इनका जनरली सोल्यूशन होता है। ठीक है। फिर क्या किया कि कुछ बाउंड्री कंडीशन क्या है कि इसके बाहर जो भी बाउंड्री कंडीशंस होते हैं कि इसके बाद पोटेंशियल इतना हो जा रहा है, इसका पोटेंशियल 0 हो जा रहा है, तो वो बाउंड्री कंडीशन अप्लाई करने के बाद ये सोल्यूशन इस तरह के फॉर्म में करके कुछ ऐसा फंक्शन हमको मिला। फिर इसमें इसको उन्होंने P बोल दिया, तो ये बोलते हैं कि पोटेंशियल बैरियर स्ट्रेंथ होता है। हम लोग ये स्टेप तुमको कुछ रटने का जरूरत नहीं, हम जस्ट समझना चाह रहे हैं कि पीरियोडिक पोटेंशियल में श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व किया जा रहा है। सो जस्ट इट इज आवर वे ऑफ अंडरस्टैंडिंग थिंग। आई एम नॉट आस्किंग यू टू मग अप दीज इक्वेशंस, सो डोंट डू दैट। श्रोडिंगर इक्वेशन को सॉल्व किया जा रहा है, कैसे सॉल्व किया जा रहा है ये हम लोग दिखा रहे हैं। एंड इन अ वे आई एम ट्राइंग टू टेल यू दैट दीज टॉपिक्स आर, जो टॉपिक है ये थोड़ा सा आगे लेवल के है और इनको समझने के लिए बहुत सारा मैथमेटिक्स चाहिए जो हम लोग नहीं कर सकते, इतना हमारे पास टाइम भी नहीं है और इतना करने के अभी तुम लोग भी उस स्थिति में नहीं। सो वी विल बी यूजिंग रिजल्ट्स। क्रोनिग-पेनी मॉडल क्या है तो ये समझ में आना चाहिए, ये समझ ना आए अगर ये इक्वेशन क्या हो रहा है, बट ये समझ में आना चाहिए कि क्रोनिग-पेनी मॉडल में क्या हुआ। एक स्टोरी जो हम लोग शुरू से बिल्डअप कर रहे हैं कि फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी ये था, फिर क्वांटम में यह हुआ, फिर क्रोनिग-पेनी मॉडल में जो पीरियोडिक पोटेंशियल इंट्रोड्यूस हुआ है उसको हम लोग कैसे एड्रेस करें, इसको एड्रेस करने का क्वांटम मैकेनिक्स से ऐसे कर रहे हैं। एंड वी आर डूइंग इट फॉर 1 डायमेंशनल क्रिस्टल, अगर 3 डायमेंशनल होगा तो और कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगा। तो हम लोग इसके रिजल्ट्स को डिस्कस करना चाहते हैं। ये जो इक्वेशन आया इसमें सॉल्व करके, इस इक्वेशन को उन्होंने ड्रॉ किया है। यहां पे क्या किया है, ये दिस टर्म वर्सेस दिस टर्म इज प्लॉटेड, तो ये ऐसे प्लॉट किया, कुछ ऐसा फंक्शन बन रहा है। अब इस फंक्शन का मतलब क्या है, इसका इंटरप्रिटेशन क्या है, यही क्रोनिग-पेनी मॉडल का एक तरह से रिजल्ट है जहां से हम उसके डिस्कशन की बात करेंगे। सो इफ यू सी इस यहाँ पे क्या है, कॉस के ए मतलब कॉस का कुछ एंगल होगा। कॉस का वैल्यू कितना होता है, -1 to +1, इसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। तो मतलब जो इधर का वैल्यू है इसका भी वैल्यू +1 से -1 के इधर उधर नहीं जाना चाहिए। ठीक है, तो प्लॉट इन्होंने क्या किया है, अल्फा ए वर्सेस दिस थिंग दे आर प्लॉटिंग। तो ये जो अल्फा ए प्लॉट किया है इसका वैल्यू भी +1 से -1 के बीच में जो वैल्यू है वही एक्सेप्टेबल वैल्यू है। मतलब जो वैल्यू +1 -1 के इधर उधर जा रहा है, दीज वैल्यूज आर नॉट अलाउड। जब हम लोग मैथमेटिक्स में बहुत बार ऐसे कुछ प्रॉब्लम्स लेते हैं फिर उसमें रिजल्ट आता है +-3, फिर बोलते हैं कि ये -3 इसमें अलाउड नहीं है, ये कहने से गलत हो जाएगा। दिस इज नॉट अलाउड सोल्यूशन, दिस इज द सोल्यूशन। तो ये जो एक कंडीशन है कि कॉस का वैल्यू -1 से +1 के बीच में वेरी करता है, ऐसे ही कुछ यहां से आता है कि ये
ये फंक्शन कुछ ऐसे आया, बट जो अलाउड वैल्यूज हैं वो इस रेंज में, जहां पे ग्राफ है दीज आर द अलाउड वैल्यूज, बट दिस जहां पे फंक्शन ये ऊपर चला गया ये वैल्यू अलाउड नहीं है, तो इसको हम लोग मानेंगे नहीं। ऐसे ये अलाउड नहीं, अलाउड है फिर ये अलाउड नहीं है। तो ओवरऑल अगर समझने का कोशिश करें तो ये समझ में आता है कि एक ऐसे कुछ कंक्लूजन पर पहुंच रहे हैं कि कुछ कुछ वैल्यूज अलाउड हैं, कुछ कुछ नहीं अलाउड है। तो अब हम लोग इसके डिस्कशन में जाएंगे। यहाँ पे ये बात बोल रहा है, फ्रॉम अबव स्पेक्ट्रम व्हाट डू वी ऑब्जर्व, दिस इज इंपॉर्टेंट। कैसे वो सॉल्व किया, दिस इज नॉट इंपॉर्टेंट। इंपॉर्टेंट थिंग क्या है कि क्रोनिंग पेनी मॉडल जो है, क्रोनिंग पेनी ने क्या किया कि वो जो ऐसा पीरियोडिक पोटेंशियल था जिसमें एक टेम्पल जैसे बन रहे थे, उसको उन्होंने स्क्वायर वेल पोटेंशियल मान लिया, फिर उसको कुछ सॉल्व किया एंड ही गॉट दे गॉट सम रिजल्ट्स, एंड दिस रिजल्ट इज, क्या रिजल्ट आया उसको हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। तो रिजल्ट इज फ्रॉम उनके उनके जो मॉडल था उससे ये पता चला, द एनर्जी स्पेक्ट्रम ऑफ इलेक्ट्रॉन कंसिस्ट ऑफ लार्ज नंबर ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड्स एंड फॉरबिडन एनर्जी बैंड। तो ये बोला है कि जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम है, मतलब एनर्जी, इलेक्ट्रॉन की क्या क्या एनर्जी होगा। प्रॉब्लम तो हमारा यही है कि हमको ये समझ में आ जाए कि इलेक्ट्रॉन का एनर्जी क्या होगा, तो हम लोग श्रोडिंगर इक्वेशन ऐसे सॉल्व कर लें एंड वी गेट टू द रिजल्ट्स। बट हम लोग को वही पता नहीं चल रहा, तो हम लोग पीरियोडिक पोटेंशियल, फिर क्रोनिग पेनी मॉडल, फिर उसके मॉडल से जो रिजल्ट आया उसको डिस्कस करते हुए ये कह रहे हैं कि जो स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रॉन का, एनर्जी स्पेक्ट्रम, एनर्जी स्पेक्ट्रम मतलब उसको क्या क्या एनर्जी वो ले सकता है। तो इसमें पता चलता है बहुत सारे एनर्जी बैंड्स हैं, बहुत सारी एनर्जी वैल्यूज हैं, जिसमें कुछ अलाउड एनर्जी बैंड है, कुछ फॉरबिडन एनर्जी बैंड है। मतलब कहीं कहीं पे कुछ एनर्जी इलेक्ट्रॉन के अलाउड है, कुछ नहीं अलाउड है। तो एक चीज समझ में आया कि सॉलिड में जब बहुत सारे एटम्स हैं, एक एटम का तो अलग समझ रहे थे, जब बहुत सारे एटम हैं तो जो इलेक्ट्रॉन का स्पेक्ट्रम बन रहा है, जो इलेक्ट्रॉन एक तो है नहीं, बहुत सारे इलेक्ट्रॉन होंगे, तो उनका जो एक स्पेक्ट्रम है, एनर्जी स्पेक्ट्रम, उसमें कुछ कुछ एनर्जी वैल्यूज अलाउड है, कुछ कुछ नहीं अलाउड है। पहली बार तुम देखोगे एक वर्ड आ रहा है बैंड, और ये बैंड का वैल्यू यहाँ पे देखो, ये यही बैंड है। तो ये जो अलाउड वैल्यूज हैं, दिस इज बैंड, दिस इज अ बैंड, और बीच में क्या है, ये फॉरबिडन बैंड है। अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड, अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड। तो अभी बैंड का बात हो रहा है। देन लेट अस सी व्हाट इज द सेकेंड पॉइंट। दूसरा ऑब्जर्वेशन क्या है, द विड्थ ऑफ अलाउड एनर्जी बैंड इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग अल्फा ए, दैट इज विद इंक्रीजिंग एनर्जी। मतलब जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जा रहा है वैसे वैसे जो अलाउड बैंड का विड्थ है वो बढ़ते जा रहा है। यू सी दिस इज, इससे ये बड़ा है, इससे ये बड़ा है, इसका विड्थ बढ़ते जा रहा है, मतलब अलाउड वैल्यू बढ़ती जा रही है जैसे जैसे एनर्जी बढ़ते जा रहा है। ठीक है। थर्ड थिंग, एज पी टेंड्स टू इन्फिनिटी the allowed region becomes infinitely narrow and energy spectrum becomes a line spectrum as shown in the figure। जो P है, P क्या है, इफ यू रिमेम्बर कहां पे हम लोग P लाए थे, ये P, यहाँ पे P इंट्रोड्यूस किया था जब वो सोल्यूशन को बाउंड्री कंडीशन लगा के लाया, तो P यहाँ पे आया, और उसको ये लोग बोल रहे हैं कि पोटेंशियल बैरियर स्ट्रेंथ है। तो पोटेंशियल बैरियर का स्ट्रेंथ अगर इंफिनिटी हो जाएगा तो क्या होगा, ये जो एनर्जी बैंड है वो बोले बहुत नैरो हो जाएंगे और एनर्जी स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम हो जाएगा, ऐसे लाइन की तरह रहेगा। तो एक ये ऑब्जर्वेशन है। एंड फोर्थ इज व्हेन P is 0 द एनर्जी स्पेक्ट्रम इज कंटिन्यूअस एज शोन इन द फिगर। अगर P 0 है मतलब कोई बैरियर नहीं है, बैरियर पोटेंशियल का स्ट्रेंथ एकदम 0 है, तो ये बाहर जाएगा ही नहीं, सब कुछ इसके अंदर ही होगा। तो P का वैल्यू 0 से इंफिनिटी के बीच में इतना चेंजेस हो रहा है, ये लाइन बन जा रहा है, अदरवाइज दिस इज लाइक दिस। तो अब ये रिजल्ट से हम लोग कंक्लूजन पे पहुंच रहे हैं ये कि जब इलेक्ट्रॉन पीरियोडिक पोटेंशियल में रहता है तो एक बैंड, अलाउड बैंड, फॉरबिडन बैंड का एनर्जी स्पेक्ट्रम बनता है। और यहां से हम लोग बैंड की बात करना शुरू करेंगे एंड वी विल गो इनटू बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड्स। बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड इज मोर रियल बिकॉज हम लोग जो अजम्पशंस कर रहे हैं वो ज्यादा रियलिस्टिक है। अब यहाँ पे आज का डिस्कशन मैं रोकता हूँ। आज हम लोगों ने क्या क्या बात किया उसको मैं समराइज करूंगा, आफ्टर दैट
If we can take some question, I will try to answer that. यहाँ से हम लोगों ने शुरू किया, फिर इलेक्ट्रॉन थ्योरी में जो कुछ एजम्पशंस थे वो एजम्पशंस हमको गड़बड़ लग रहे थे कि पोटेंशियल कांस्टेंट पोटेंशियल है, ऐसा नहीं था। हम लोगों ने एक क्रिस्टल लैटिस लिया, फिर एक एटम के आसपास देखा, फिर देखा कि कुछ इस तरह का होगा, फिर देखा कि क्रॉनिंग-पोनी मॉडल है एक, उन्होंने इसको सिंप्लीफाई करने का कोशिश किया। दे अज्यूम पोटेंशियल इज लाइक दिस, फ्रॉम दिस टू दिस इट लुक्स सिमिलर। हम लोग एजम्पशन कुछ भी वियर्ड नहीं कर सकते, कुछ आसपास एजम्पशन कर सकते हैं जिसको हम जानते हैं। और फिर ब्लॉच थ्योरम को यूज किया और इस तरह के पोटेंशियल के लिए श्रोडिंगर इक्वेशन लगाया और उसको सॉल्व करके हम लोग ये रिजल्ट पे पहुंचे कि जो इलेक्ट्रॉन एनर्जी स्पेक्ट्रम है इलेक्ट्रॉन का, ये फॉरबिडन बैंड और अलाउड एनर्जी बैंड से मिलके बना है। ऐसे बहुत सारे बैंड्स हैं इसमें जो बैंड फॉर्म में बैंड टाइप की एक स्ट्रक्चर बन रही है और एनर्जी बढ़ाने से उसका विड्थ बढ़ते जा रहा है अलाउड एनर्जी बैंड्स की, और ये कुछ कंडीशंस डेवलप किए। तो हम लोग क्रॉनिंग-पेनी मॉडल डिस्कस किए आज और क्रॉनिंग-पेनी मॉडल से कुछ एक रिजल्ट टाइप की बात किए कि कुछ एक बैंड स्ट्रक्चर जैसा बात करें। तो नेक्स्ट क्लास में हम लोग बैंड थ्योरी ऑफ सॉलिड पढ़ेंगे और यहाँ पे अब तक पहुंचने के बाद में आई डोंट एक्सपेक्ट कि तुमको ये सब कुछ ऐसे समझ में आ जाएगा, क्योंकि श्रोडिंगर इक्वेशन कैसे सॉल्व कर रहे हैं, ये प्लॉट कैसे कर रहे हैं, देयर आर लॉट ऑफ थिंग्स वी आर टेकिंग डायरेक्टली, so step to step everything you can't understand because it takes a lot of time in a lot of mathematics, और हम लोग अभी 10+2 करके आए हैं। तो एक रिजल्ट एक स्टोरी की तरह इसको समझने में अगर समझ में आ रहा है, इट मींस इट इज गुड। सो फ्रॉम स्टार्टिंग फ्रॉम फ्री इलेक्ट्रॉन थ्योरी, क्लासिकल थ्योरी, फिर क्वांटम थ्योरी, और कैसे कैसे हम चीजों को धीरे धीरे करेक्ट करके और समझने का कोशिश कर रहे हैं। And we will be explaining next band theory of solid, and then semiconductor और ये सब चीजें उसमें explain होती है। अभी यहाँ पे आके तो कुछ पूछना है तो पूछो। सर इसका PDF सेंड कर दीजिएगा। I will share this presentation today itself in the group. Okay, thank you so much for joining me and have a nice day. Thank you, sir. Thank you, sir. Okay, thank you.